नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर मृदा संरक्षण की जो जैविक विधियां थी उनके बारे में अध्ययन किया था। अब आगे की कड़ी के अंदर हम मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियां, यानी कि जहां पर हमें मृदा को संरक्षित करना है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं यांत्रिक रूप से, यानी कि हम खुद ऐसे कुछ उपाय करें जिनके माध्यम से मृदा को क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। मृदा को संरक्षित करने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम उस मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखें, उस मृदा के अंदर जो नमी है उसको बरकरार बनाए रखें और वह मृदा जो है वो पूरे प्रति वर्ष तक हमें उत्पादन देने के योग्य बनी रहे। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम इसके अंतर्गत हम 4 विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो विधि है वो क्यारी था या थाला बनाना, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर जो विधि है, दूसरी विधि जो है अधोभूमि की गहरी जुताई करना। नंबर 3 जो विधि है कंटूर टेरेस बनाना और नंबर 4 जो है कंटूर खाई बनाना। तो इन 4 विधियों के माध्यम से हम यांत्रिक तरीके से यांत्रिक विधि का इस्तेमाल करते हुए हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्यारी की बात करें, जैसे हमारे पास में कोई कृषि योग्य भूमि है तो जब हम उस मृदा की तैयारी करते हैं तो हम उनमें बहुत सारी क्या बना सकते हैं, क्यारियाँ बना सकते हैं। और इन क्यारियों के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं कि उस खेत का एक लेआउट बनाते हैं, उस खेत के अंदर एक खाका तैयार करके एक नक्शा बना करके हम उस खेत के अंदर बोई जाने वाली उपयुक्त फसल के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, क्यारियों को हम निर्मित करते हैं। ये क्यारियाँ जो होती हैं, इन क्यारियों के अंदर ही हम क्या करते हैं, फसली पादपों को बोते हैं, जैसे सब्जियों की बुआई करते हैं, है ना। टमाटर की फसल है या मिर्च की फसल है, और जो भी हम फसलें बोते हैं, जो सब्जी विज्ञान से संबंधित जो फसलें हैं उनको क्यारियों के अंतर्गत बोया जाता है। कूड़ भी बनाए जाते हैं, इसके अलावा थाला बनाया जाता है, वलय बनाई जाती है। तो थाला बना करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। जो थालों का निर्माण किया जाता है वो मृदा को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया जाता है। किसी फल वृक्ष के चारों तरफ हम क्या करते हैं कि एक वर्ताकार आकार के अंदर हम क्या करते हैं, मिट्टी को खींच करके उसकी पाल बना देते हैं और पेड़ के तने की तरफ उसकी थोड़ी सी ढाल रख देते हैं। और इस प्रकार से किसी फल उद्यान के अंदर या हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र के अंदर थाले जो बनाए जाते हैं वो फल वृक्षों के लिए बनाए जाते हैं। और इन फल वृक्षों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, सिंचाई की विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंतर्गत क्यारी विधि है, थाला है, वलय है। इन विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, मृदा की जो संरक्षण कर सकते हैं। जो फल वृक्ष है उनकी जो पत्तियां हैं, जो टहनियाँ हैं, शाखाएं, वो टूट करके उस जगह पर गिरती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, सूक्ष्म जीवी अपघटन के द्वारा वहाँ पर ह्यूमस का निर्माण भी हो जाता है और मृदा का जो भौतिक दशा है उसमें सुधार होता है। मृदा के भौतिक दशा के अंतर्गत देखें तो जल धारण क्षमता है, उसका गठन है, उसका कणाकार है, उसके अंदर उपस्थित जो नमी है, जल को रोके रखने की क्षमता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है, सुधार होता है। इस प्रकार से मृदा के जो कण हैं वो भारी हो जाते हैं और नमी को सोख करके वो काफ़ी लंबे समय तक क्या करते हैं, नमी को बरकरार बनाए रख सकते हैं। और दूसरी विधि के अंतर्गत हम बात करते हैं यहाँ पर अधोभूमि की गहरी जुताई करना। तो जो अधोभूमि है उस अधोभूमि की जुताई हम गहरी करते हैं, है ना। और इस अधोभूमि की गहरी जुताई के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है ना, कि जो मृदा के भीतर की तरफ अधोभूमि के अंदर जो कठोर परत का निर्माण हो जाता है, तो गहरी जुताई करने से उस कठोर परत टूट जाती है और कठोर परत टूटने के बाद में उस मृदा के अंदर अपन क्या करते हैं कि जुताई करने के बाद में उसमें पाटा फेर देते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो हम मृदा को संरक्षित करने के लिए, इससे क्या होता है, मृदा की जो
दशा है, भौतिक दशा है, वो सुधरती है, उसमें पोषक तत्वों का समान रूप से वितरण हो जाता है और गहरी जुताई करके हम पादपों के जो पादप अवशेष हैं उन अवशेषों को हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो निचली मिट्टी जो है वो ऊपर की ओर आ जाती है और ऊपरी जो भाग की जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ चली जाती है। इस प्रकार से मृदा भुरभुरी हो जाती है, उस मृदा के अंदर वातन सुचारू रूप से होने लग जाता है, मृदा जल मृदा वायु का जो तालमेल है वो अच्छा हो जाता है और मृदा की जो संरचना है, जो उसका गठन है, जो उसका कणाकार है, जो उसकी मृदा की जो भौतिक दशा है वो सुधर जाती है। इस प्रकार से अधोभूमि यानी कि सबसे मृदा की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, शीर्ष मृदा कहते हैं, उसके जस्ट नीचे वाली जो मृदा की परत होती है उसे अधोभूमि या अधो मृदा कहते हैं और उसके अंदर कठोर परत बन जाती है। जब सिंचाई जल दिया जाता है या पानी उस जगह पर बरसता है, वर्षा होती है, तो ऐसे में पानी जो है धीरे धीरे क्या करता है, बारीक कणों को अपने साथ साथ नीचे की तरफ ले जाता है। तो मोटे कणों में से बारीक कण होकर के नीचे की तरफ चले जाते हैं और लीचिंग की वजह से, अपक्षालन की वजह से क्या होता है कि ये जो मृदा के कण हैं वो मृदा के कण जो है ऊपरी सतह से निचले संस्तर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, पोषक तत्वों मृदा के बारीक कणों के कारण क्या होता है कि वहाँ पर एक कठोर परत का निर्माण होने लग जाता है। चिकनी और मटियार मिट्टी की बात करें या बारीक कणों वाली जो क्ले या मृतिका की बात करें तो ऐसी मिट्टी नीचे क्या करती है, कठोर परत का निर्माण कर देती है और इस प्रकार से अधोभूमि की हम क्या करते हैं, गहरी जुताई करके हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। तीसरी जो विधि है वो है कंटूर टेरेस को बनाना। जो कंटूर टेरेस है, कंटूर यानी कि सीढ़ी नुमा, जहाँ पर ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, ढालू क्षेत्र होते हैं, ढलान युक्त भूमि होती है, उन जगहों उन क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, टेरेस बनाते हैं। टेरेस चबूतरे के नुमा एक संरचना होती है और खेतों के अंदर इनका निर्माण जब हम करते हैं तो ऐसी जगह जहाँ पर ढलान वाले क्षेत्र होते हैं तो उन जगह पर हम उस जगह पर भी खेती करने के लिए, मृदा को संरक्षित करने के लिए हम कंटूर का निर्माण करते हैं, जिसमें बुआई है, जुताई है और इनके अलावा और भी जो प्रक्रम है, बुआई जुताई आदि जो काम है उनको हम बराबर भागों में बांट करके कर सकते हैं। इस प्रकार से जो मृदा है उसकी संरचना में सुधार होता है, उसकी भौतिक दशा सुधरती है, मृदा जो है उस जगह पर हम ऐसी भूमि पर भी हम खेती करने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती थी और मृदा के अपर्दन को रोका जा सकता है, मृदा के कटाव को रोका जा सकता है और कंटूर टेरेस बना करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा को संरक्षित कर सकते हैं और ये मृदा संरक्षण की एक यांत्रिक विधि है। अगली कड़ी के अंदर अपन चौथी जो विधि देखते हैं तो ये चौथी विधि जो है वो कंटूर खाई बना करके की जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्थान जहां पर हमें मृदा को संरक्षित करना है, जो वनस्पति विहीन क्षेत्र है या वनस्पति अनाच्छादित क्षेत्र है, ऐसी जगहों पर हम क्या करते हैं कि कंटूर खाई बनाते हैं और कंटूर खाई बनाने के लिए हम 60 सेंटीमीटर चौड़ी, 30 सेंटीमीटर गहरी तथा लंबाई सुविधानुसार रख करके हम क्या कर सकते हैं, कंटूर खाई का निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार से इन खाइयों के मध्य में क्या किया जाता है, पौधरोपण किया जाता है और इस प्रकार से जो वहाँ पर जल का संरक्षण भी होता है और जल संरक्षण के साथ साथ क्या होता है, मृदा का उपजाऊपन भी बना रहता है। मृदा के उपजाऊपन को बरकरार रखने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए इस प्रकार से जो कंटूर खाई का निर्माण किया जाता है उसके द्वारा मृदा का संरक्षण किया जाता है और मृदा जब तक नमी को
अवशोषित करके रखने की क्षमता अगर उसके अंदर है, जल को धारण करने की क्षमता अगर उसके अंदर है, और उसके अंदर कार्बनिक पोषक पदार्थों की जो मात्रा है, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जीवांश पदार्थ है, वो उसके अंदर मौजूद रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में मृदा का संरक्षण हो सकता है और उस मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के द्वारा बहा कर ले जाने में क्या दिक्कत होगी। तो ऐसी मिट्टी जो है, मृदा जो है, वो आसानी से बह करके नहीं जाएगी। इस प्रकार से मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो आगे की कड़ी में हम मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियां और जो जैविक विधियां हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो ये विधियां हमको ध्यान में रखनी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भी मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियों के नाम लिखिए, किस प्रकार से मृदा का संरक्षण यांत्रिक विधियों के द्वारा किया जा सकता है, या उन विधियों का हम विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। तो मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियों को विस्तार पूर्वक समझाइए, ये प्रश्न आ सकता है आपके। अब आगे की कड़ी में हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब अगले की कड़ी के अंदर अपन अध्ययन करेंगे कि अभी तक हमने जल संरक्षण के बारे में पढ़ा, मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ा, मृदा से संबंधित जो इसकी यांत्रिक विधि थी और इसकी जो जैविक विधियां थी, इन दोनों के बारे में अध्ययन करा। तो हम पढ़ रहे थे मृदा संरक्षण, और मृदा संरक्षण करने के पीछे जो प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा, जल के द्वारा और वायु के द्वारा जो शरण होता है, उसके अंतर्गत हमने जल शरण, जलीय शरण, मृदा जलीय शरण, जल के द्वारा मृदा का शरण जो होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। और अब आगे की कड़ी में हम जो दूसरी प्राकृतिक शक्ति है, जिसे हम वायु कहते हैं, और ये वायु भी क्या करती है कि बहुत तेज वायु है या आंधी है, तो उसके द्वारा भी क्या होता है, मृदा का शरण होता है। मृदा का शरण होने से क्या होता है कि मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और उसकी उर्वरता नष्ट होने लग जाती है, उसकी उर्वरता का ह्रास होता है, उसमें कमी होने लग जाती है। तो ऐसे में किसान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रक्रिया को कैसे रोका जाए, तो इस प्रक्रिया को रोकने से संबंधित क्या उपाय हैं, इनसे संबंधित क्या सिद्धांत हैं, इन बातों को हम ध्यान में रखें, किन किन बिंदुओं को हम ध्यान में रखें, ऐसी क्या सावधानियों को रखा जाए कि हम हमारे खेत के अंदर होने वाले वायवीय शरण को हम रोक सके, क्योंकि इसका खामियाजा हमें आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी भूमि उर्वर नहीं रही या उपजाऊ नहीं रही, उपजाऊपन को अगर खो देगी, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी फसल का उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे में हम बात करते हैं, यहाँ पर वायु शरण की बात करते हैं। सॉइल एरोजन बाय एयर, ठीक है ना। तो वायु शरण जो है, तो ये भी एक प्रकार का मृदा का क्या है, यहाँ पर इसका कटाव होता है। मृदा उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जब वायु, तेज वायु या हवा, तेज वायु या आंधी के द्वारा जब मृदा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को
वायु शरण या वायु द्वारा मृदा शरण कहते हैं। तो एक नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है इसके अंतर्गत कि वायु शरण से आप क्या समझते हैं, वायु शरण किसे कहते हैं, वायु शरण को परिभाषित कीजिए कि तेज वायु या आंधी के द्वारा जब मृदा का स्थानांतरण, ठीक है ना, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल्स आर ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम हियर टू देयर एंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड सॉइल एरोजन बाय एयर। तो तेज वायु या आंधी के द्वारा जब मृदा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है तो इस प्रक्रिया को या इस प्रकार क्रिया को क्या कहते हैं, वायु शरण कहते हैं या वायु द्वारा मृदा का शरण कहते हैं। अब वायु द्वारा मृदा का जो शरण है वो 3 प्रकार से होता है, ठीक है ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मृदा का जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वायु द्वारा जो मृदा शरण की हम बात करते हैं, वायु द्वारा मृदा परिवहन, मृदा परिवहन के प्रकार, तो ये 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, उच्छलन, साल्टेशन, निलंबन, सस्पेंशन और नंबर 3 सतह सर्पण। सरफेस क्रीप। तो 3 प्रकार से वायु द्वारा मृदा का परिवहन होता है। तो इस दृष्टि से हम देखें कि यहाँ पर मृदा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, जो मृदा के जो कण हैं, वो वायु के प्रचंड प्रहार की वजह से उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो परिवहन होता है उसके कारण वायवीय शरण होता है। और वायु द्वारा मृदा का परिवहन 3 प्रकार से होता है, उच्छलन के द्वारा जिसे हम साल्टेशन कहते हैं, नंबर 2 निलंबन के द्वारा भी होता है जिसे हम सस्पेंशन कहते हैं, और नंबर 3 सतह सर्पण, ये तीसरा जो प्रकार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सॉइल पार्टिकल्स को अगर देखें, क्योंकि सारे के सारे सॉइल पार्टिकल्स जो हैं, मृदा के जो कण हैं, उनका जो व्यास है, जो उनका आकार है, वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि मृदा के ऐसे कण जिनका जो व्यास 0.1 से 0.5 mm तक अगर मृदा के कणों का आकार होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब वायु सीधी सतह के ऊपर दबाव डालती है और दबाव डालने पर ये कण जो है वो उठ करके हवा के साथ उठ करके कुछ दूरी तय करते और नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये कण जो है वो औसत आकार के होते हैं, थोड़े भारी होते हैं, ना तो हल्के होते हैं ना ही भारी होते हैं, लेकिन हवा के प्रहार के कारण, हवा के वेग के कारण जब सीधी धरातल पर हवा आकर के दबाव डालती है तो उस दबाव से ये उछलते हैं
और ये मृदा के कण उछल करके कुछ दूरी तय करके नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मृदा का परिवहन है वो वायु के द्वारा होता है, और उन कणों का जो आकार है वो 0.1 से 0.5 mm तक के जो आकार के कण हैं, वो भार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 50 से 75% जो वायवीय क्षरण है वो इसी विधि के द्वारा, इसी प्रकार से परिवहन होता है, इसी तरीके से मृदा का जो क्षरण है वायु के द्वारा होता है। दूसरी बात हम करते हैं निलंबन की। तो निलंबन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कण जो होते हैं वायु के जो मृदा के जो कण होते हैं, वो मृदा के कण जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में, यानी कि हवा के अंदर तैरते हुए या लटके हुए रहते हैं। तो जब हवा का दबाव धरातल पर पड़ता है तो ऐसे कण जिनका आकार जो है 0.1 mm से अगर कम है तो ये कण हल्के होते हैं, और इन हल्के कणों के कारण क्या होता है कि ये जो कण है वो आगे चल करके क्या करते हैं कि यहाँ पर ये हवा में तैरते हुए कई हजारों किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेते हैं। हवा के साथ ये उड़ते रहते हैं और हवा में लटके रहते हैं, और हजारों किलोमीटर दूरी तक ये अपना क्या करते रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो सॉइल पार्टिकल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो होता है वो उसके कणों के हल्के होने की वजह से हजारों किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार के वायु द्वारा मृदा का परिवहन जो है निलंबन विधि के द्वारा होता है। तीसरी जो प्रकार है, जो विधि है, उसके अंतर्गत हम बात करते हैं सतह सर्पण, यानी कि ऐसे जो कण जिनका आकार जो है 0.5 mm से अधिक जो इनका व्यास होता है, यहाँ पर व्यास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये व्यास जो है कणों का वो 0.5 mm से अधिक होता है। तो ऐसे कण क्या होते हैं, भारी होते हैं। जब हवा का तेज बहाव धरातल के ऊपर होता है तो उस बहाव के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है, उस दबाव के कारण जो ये कण जो है वो हवा के साथ उठ नहीं पाते हैं, अधिक दूरी तय नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सतह के साथ रेंग कर क्रीपिंग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये चले जाते हैं। इसमें जो मृदा का परिवहन है वो बहुत कम मात्रा के अंदर होता है। तो यहाँ पर हमने 3 विधियों के बारे में पढ़ा है, जो वायु द्वारा मृदा परिवहन की जो विधियां हैं, उन विधियों के अंतर्गत हमने पढ़ा है इसको कि उच्चलन, निलंबन और सतह सर्पण के द्वारा मृदा का परिवहन 3 तरीके से होता है। अब इसके बाद में हम अगली कड़ी के अंदर पढ़ते हैं कि वायु द्वारा जो मृदा का क्षरण होता है, उस क्षरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से। तो वायु द्वारा मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ फैक्टर विच आर अफेक्टिंग सॉइल एरोजन बाय एयर। तो ऐसे मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, मुख्य रूप से हम देखें तो ये जो कारक है वो 4 प्रकार के रखे गए हैं इनके अंदर। सबसे पहली बात आती है इसके अंतर्गत जलवायु की। नंबर 2 जलवायु, मृदा। नंबर 3 वनस्पति। नंबर 4 स्थलाकृति। तो सबसे पहले हम क्लाइमेट की बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम सॉइल
फिर वेजिटेशन, उसके बाद में हम स्थलाकृति टोपोग्राफी। तो ये चार जो कारक हैं जो कि वायु क्षरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि वायु के द्वारा जहाँ मृदा का क्षरण होता है तो वहाँ की जलवायु कैसी है। जहाँ पर शुष्क जलवायु है तो वहाँ पर नमी की कमी है, और जहाँ पर आर्द्र और शीतोष्ण जलवायु है तो ऐसी जगह पर वायु द्वारा मृदा का क्षरण जो है कम होता है। यानी कि जलवायु जो है वो वायु द्वारा होने वाले मृदा क्षरण को प्रभावित करता है। और दूसरी बात, मृदा किस प्रकार की है, यानी कि मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में है, जीवांश पदार्थ प्रचुर मात्रा में है, तो ऐसी जो मृदा है वो क्या होती है, वो जहाँ पर मृदा के अंदर जल धारण क्षमता, उसकी जो भौतिक दशा अच्छी है, तो ऐसी दशा में मृदा का जो है वायु के द्वारा क्षरण नहीं हो पाता है। अगर ये गुण मृदा के अंदर नहीं है, उसकी भौतिक दशा सही नहीं है, तो ऐसे में मृदा क्षरण क्या होगा, अधिक होगा। और तीसरी बात आती है वनस्पति की। तो वनस्पति क्षेत्र, जहाँ पर वनस्पति से आच्छादित जो क्षेत्र हैं, जो जगह हैं, जहाँ पर जो भूमि है वो घास से ढकी हुई है, वृक्षारोपण वहाँ हो रखा है, तो ऐसी जगह पर मृदा के कण जो है वो आपस में चिपके रहते हैं। और मृदा के कणों में जो बारीक कणों की अगर अपन बात करें, मृत्तिका की बात करें, ऐसे कण या मटियार मिट्टी की बात करें, तो बालू मिट्टी की तुलना में मटियार मिट्टी के अंदर वायवीय क्षरण जो है कम पाया जाता है, जबकि बालू मिट्टी के अंदर वायवीय क्षरण अधिक होता है। तो ये कणों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस जगह का क्षेत्र कैसा है, उस जगह को वन आच्छादित क्षेत्र है या नहीं है। तो इस बात से भी पता चलता है कि वायु का क्षरण हुआ। चौथी बात आती है स्थलाकृति की, यानी कि स्थलाकृति जो है उस स्थलाकृति को अगर हम देखें तो जहाँ ढाल वाली जगह है उन जगहों पर हम क्या कर सकते हैं कि जो समतल भूमि है उस समतल भूमि पर वायु द्वारा मृदा का क्षरण कम होता है, जबकि ढाल वाली जगह पर क्या होता है कि वायु द्वारा मृदा का क्षरण अधिक होता है। तो ये जगह जगह की स्थल की आकृति के ऊपर भी निर्भर करता है कि वहाँ पर वायु द्वारा क्षरण होने की मात्रा जो है कम होगी या अधिक होगी। तो स्थलाकृति भी एज ए बैरियर का काम करती है जो कि वायु द्वारा होने वाले मृदा क्षरण को रोकती है। अब इसके बाद में हमारे दिमाग में ये बात आती है कि वायवीय क्षरण को रोकने के सिद्धांत क्या है, क्या ऐसे सिद्धांतों को अपनाया जाए जिससे कि ये होने वाला जो नुकसान है, जो हमारे भूमि के अंदर जो मृदा के कण हैं वो अगर उड़ करके एक दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो भूमि हमारी बंजर हो जाएगी, उसकी उर्वरता प्रभावित होगी। तो उसको रोकने के लिए हम क्या सिद्धांत करें, तो पहला हम चर्चा करते हैं इस बात पर कि यहाँ पर हम जो वायवीय क्षरण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला सिद्धांत काम में लेते हैं वायु के वेग को कम कर सकते हैं अपन, वायु के वेग को कम करना। तो इससे वायु का वेग अगर कम हो जाए, अगर हम खेत के चारों तरफ बाड़ बना दें या वृक्षारोपण कर दें तो उससे क्या हो सकता है, वायु का वेग कम हो सकता है। मृदा के कण समूह का क्या कर सकते हैं, आकार भी हम बढ़ा सकते हैं। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, मृदा सतह को नम बना सकते हैं। यानी कि तीन बातों को, वेग कम करना है, मृदा के कण समूह या मृदा के कणाकार या मृदा की जो स्थिति उसको सुधारना, और तीसरा जो है यानी कि मृदा कण समूह का आकार बढ़ाना, ठीक है, मृदा को नम रखना। इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर हम वायवीय जो क्षरण है मृदा का उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। धन्यवाद।